So, hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. So, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का MCQ. ओके, सो ये MCQ लर्न करने का या देखने का मेन मोटिव ये है कि MCQ से हमें सारे मेन पॉइंट्स मिल जाता है, सारे चैप्टर का एक समरी मिल जाता है, इसलिए हम ये MCQ डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और अभी तक आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो. सो अभी हम अपना MCQ कंटिन्यू करते हैं. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू who visualized in his painting a society made up of democratic and social republic. ठीक है, सो ये जो एक फर्स्ट पेज में ही एक आर्ट था जिसको बनाया था फ्रेडरिक सोरियू ने. ठीक है, तो उसकी नेशनलिटी क्या थी ये हमें बोला है, ये पूछा है. तो क्या आएगा आंसर? जर्मन, स्विस, फ्रेंच, अमेरिका. सो जो करेक्ट आंसर है वो आएगा स्विस. स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड को स्विस बोलते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन, नेशनलिज्म विच emerged एज अ फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स, मतलब जो नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में एमर्ज हुआ था उसका मतलब क्या था? सो उसका मतलब था स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर. मतलब एक का खुद के कंट्री के ऊपर डिवोशन, उसके हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर डिवोशन. सो 19th सेंचुरी के नेशनलिज्म में ये बताया गया था. ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, मैच द टर्म विद द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. ठीक है, सो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें उसके साथ मैच करना है. ठीक है, तो यूटोपियन सोसाइटी, ये यूटोपियन सोसाइटी क्या था? अ सोसाइटी अंडर बेनेवोलेंट मोनार्की, अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चोजन फ्यू वाइस मैन, अ सोसाइटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा अ सोसाइटी दैट इज़ अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट. मतलब ये एक सोसाइटी था जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी एक्सिस्ट करेगा. ओके, क्वेश्चन 4, पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ टर्म प्लेबस्काइट. प्लेबस्काइट या प्लेबस्काइट. ओके, सो इसका करेक्ट डेफिनेशन बोलना है. सो प्लेबस्काइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच only the female members of a region are asked to accept or reject a proposal. Plebiscite is a direct vote for a female members of a matriarchal system to accept or reject a proposal. Plebiscite is a direct vote by only a chosen few from the total population per particular region to accept or reject a proposal. Plebiscite is a direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept reject a proposal. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी. सो प्लेबिस्काइट एक डायरेक्ट वोट था जिससे सारे सिटीजन्स कोई भी रीजन के किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते थे. ठीक है, सो क्वेश्चन 5 में बढ़ेंगे. अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट द एक्सिस्टेंस ऑफ नेशन इज़ अ नेसेसिटी बिकॉज, जो अर्नेस्ट रेनन थे वो क्यों बिलीव करते थे कि ये नेशन का एक्सिस्टेंस ज़रूरी है? इट इंश्योर प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेंट्स, इन इंश्योर लाइबिलिटी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन. सो ये क्या इंश्योर करते थे? ये इंश्योर करते थे लाइबिलिटी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स, मतलब सारे सिटीजन्स को एक फ्रीडम, रिपब्लिक, ये इंश्योर करते थे, चेक करते थे कि सारे लोग फ्रीडम है या रिपब्लिक है कि नहीं. इसलिए ये अर्नेस्ट रेनन बिलीव करते थे इस चीज़ पे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वेना. सो जो 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था, ठीक है, तो उसमें कौन सी कंट्री नहीं आई थी? सो उसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ये तीनों कंट्री आई थी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड नहीं आया था. सो करेक्ट आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड नहीं आया था जो वेना पे मीटिंग था. द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म व्हेन इट्स कोर वर्ड्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज. सो कौन सा पहला रिवॉल्यूशन था
जिसके वजह से ये पूरा नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हुआ ऑल ओवर यूरोप, और जिसका जो मेन वर्ड्स थे वो थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही सारे रिवॉल्यूशन मतलब सारे कंट्रीज़ को इंस्पिरेशन मिला, और वो भी आज़ादी के लिए फ्रीडम के लिए लड़ने लगे, और रिवॉल्यूशन हर एक जगह होने लगा, और पूरे यूरोप में ये रिवॉल्यूशन चलने लगा। तो जो चिंगारी लगी थी वो लगी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर करेक्ट। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में सही है। After the end of French Revolution, it was proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its dynasty. Okay, French will have a constitutional monarchy and new republic will be headed by a member of the royal family. A centralized administrative system will be put in place to formulate uniform laws for all citizens. Imposition of internal custom duties and dues will continue to exist in France. तो ये नीचे ऑप्शंस दिया 2 and 3, 2 and 4, 1 and 3, 3 and 4। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 and 3। 1 and 3 में क्या लिखा है, 1 and 3 में लिखा है आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम्ड दैट it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its dynasty। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यह डिसाइड कर लिया गया कि वो लोग ही होंगे जो अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे और अपनी डायनेस्टी खुद ही शेप करेंगे, बनाएंगे। और थर्ड में a centralized administrative system will be put place to formulate uniform laws for all citizens। और एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिठाया जाएगा जो ये सारे यूनिफॉर्म लॉस पास करेंगे, ठीक है, जिसको हम नेशनल असेंबली भी बोलते हैं। क्वेश्चन 9, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द मिशन एंड डायनेस्टी ऑफ द फ्रेंच वाज। सो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो मिशन और डेस्टिनी है ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज, उसका डेस्टिनी क्या था। टू कॉन्कर द पीपल ऑफ यूरोप, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फॉर डेपोटिज्म, टू strengthen absolute monarchies all the countries of Europe, to propagate the ideas of liberty, equality and fraternity in every part of the world। So जो correct answer होगा वो होगा to liberate the people of Europe from despotism। So लोगों को आज़ाद कराने के लिए वो लोगों ने, उनका मेन मोटिव था लोगों को आज़ाद कराने के लिए यूरोप में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 10 तक ही कर रहे हैं इस वीडियो तक, ठीक है, इस वीडियो में। सो द लास्ट क्वेश्चन इज द सिविल कोड ऑफ 1804 इज नोन इज इन फ्रेंच इज यूजुअली नोन एज। सो जो सिविल कोड है 1804 फ्रेंच में, उसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो ये 10 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।